देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश हो रही कि धीरे धीरे इस मामले को कैसे ये बाहर आ गया है। कोशिश ये थी कि बाहर ना आए। ये ऐसा नहीं कि ये शंका इनको पहले से नहीं थी। 2020 की एक ऑडिट रिपोर्ट थी जो सरकार ने इन्हीं लोगों ने कराई थी। उस ऑडिट रिपोर्ट में एक सुझाव दिए गए थे कि इसका संचालन कैसे करें। किसी सुझाव को नहीं माना गया। बहुत एडहॉक तरीके से सब कुछ चला। ये इसलिए भी गंभीर बात है कि ये देश का पहला मंदिर है। एक तो इसका आस्था का संसार बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। उत्तर भारत में आबादी बहुत है और ये उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, ये तो राष्ट्रव्यापी है। तो इस आधार के केंद्र में पहली बार आरएसएस नाम की जो संस्था है वो साफ साफ आया कि ये मंदिर उनके हाथ में है, क्योंकि ट्रस्ट में जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं वो सब उनके हैं, और जो उसमें ट्रस्ट में उनके नहीं भी हैं वो भी उनके खिलाफ वाले नहीं हैं, तो सरकार के हैं और सरकार उन्हीं की है। तो ये एक मंदिर था जो मॉडल बन सकता था। अच्छा, उनकी इच्छा भी है कि इसको वेटिकन की तरह से अयोध्या को डेवलप कर लें, और वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं चीज़ों को। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उससे कोई मॉडल नहीं बना, बल्कि दिल टूट गया बहुत से ऐसे लोगों का जो श्रद्धावान हैं और जो मतलब एक धार्मिक प्रतीकों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो उनके लिए राम बहुत बड़े प्रतीक हैं। उनके मंदिर के मामलों में अगर इस तरह की गलतियां हैं जो कि बहुत गंभीर हैं, तो डाइवर्जन की कोशिश हो रही है बहुत तरह से। कर्मचारियों पर डाइवर्ट कर दिया जाए, कर्मचारियों में वो टीनू यादव में यादव लिखा हुआ है तो उसकी ओर ज़्यादा कर दिया जाए, जबकि जो डिटेल्स आ रहे हैं उसका कोई ख़ास रोल नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि वो पुराना कर्मचारी था, उनका मुँह लगा रहा होगा चंपत राय जी का, और उसके पास चाबी वाबी रहती थी। ये कोई गुनाह नहीं है। बाकी जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में कथाएं आई थी वो सब मैंने बहुत जांच की, तो मुझे कुछ बहुत ऐसा नहीं मिला। जो है वो पहले से था। उसका वो जो एक गेस्ट हाउस टाइप चलता है जिसमें बच्चे रहते हैं, तो वो उसने शायद 2008 में ख़रीदा था और 2014-15 से वो चालू है। तो उसका इससे कोई संबंध सीधे नहीं है। लेकिन इसमें चोरी हो रही थी तो उसका हिस्सा उसने भी लिया होगा, इसका मुझे पता नहीं, हो सकता है। इसमें मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकता, बल्कि वो एकम्प्लिस हो सकता है। लेकिन बाकी भी जो कर्मचारी है उसमें एक कर्मचारी के यहाँ कुछ 20 लाख रुपए कुछ निकलने की बात आई है। वो लिस्ट मेरे पास आई है, मैं उसकी परीक्षा कर रहा हूँ। तो वो एक कर्मचारी है जिसको एक एजेंसी ने यहाँ दिया था, और उसने शायद कई लोगों को करप्ट किया है, और ये जाहिर है कि अकेले कोई नहीं कर सकता, तो इसमें शामिल कर्मचारी उस लेवल पे होंगे। लेकिन अब बात आती है दूसरी कि क्या ये सिर्फ कर्मचारियों की छोटी चोरी तक मामला सीमित है, क्योंकि जो ज़मीनों के मामले हैं वो बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के हैं, उसकी मात्रा बहुत बड़ी बड़ी है। तो ये लगता है कि एक संगठित रूप से इसमें से कुछ पैसा निकालने की बात हो रही थी। अब क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकला है, जांच पता नहीं कैसी, क्योंकि जो क्रिमिनल केस है वो तो अभी रजिस्टर हुआ है बाद में। पहले एक SET जिसको SIT कह के बार बार रखा जाता है। SIT तभी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, जब कोई FIR दर्ज हो और उस FIR को उसको सौंप दिया जाए। इस मामले में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कोई राजाज्ञा नहीं है जो ये बताती हो कि इस केस की इंक्वायरी SIT कर रही है। इस केस की इंक्वायरी फैजाबाद पुलिस ही कर रही है, तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर। कोर्ट में जब जहाँ जो गया है वो फैजाबाद पुलिस गई है। हम उसी चीज़ को ले सकते हैं जो ऑथेंटिक है। कहानियाँ तो बहुत सी चलती रहती हैं, जैसे एक कहानी कल आई कि 15 दिन और समय बढ़ा दिया गया। कोई राजाज्ञा इसकी भी नहीं है, और उसको अधिकार क्या दिए हुए हैं? FIR हो जाने के बाद SIT क्या कर सकती है? वरना SIT पर यह दोष आएगा, क्योंकि ये आधिकारिक नहीं है, कि उसने सबूत मिटाने में मदद की। और चंपत राय वगैरह पर तो ये दोष आ चुका है। ये और बात है कि आज FIR हो या कल हो इस बारे में, कि उन्होंने छुपाने की कोशिश की बताने की जगह। तो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में छुपाने की कोशिश एक अपराध होता है। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर 8 लोग आरोपी हैं, दोषी हैं, जिन पर पूछताछ हो रही है, तो रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ही इनको नौकरियों पर रखा था, तो उन पर कोई पूछताछ तो हुई नहीं, ना तो FIR हुई है। चंपत राय से एक पूछताछ की खबर लीक की गई है। शायद फैजाबाद के एक DYSP ने फैजाबाद पुलिस के उनसे बातचीत की है। अब पूछताछ की है या क्या किया है पता नहीं। इधर कई दिनों से खबर आ रही कि शायद दिल्ली में है चंपत राय जी, और यहाँ जो है वो दूसरे सज्जन हैं जो कर्नाटक के हैं, जिनके बारे में ये है खबर कि उनके कोई भतीजे या भांजे थे जो यहाँ से ट्रेन में बोरियाँ लेके जाते थे और जहाज़ से लौटते थे। खबरें हैं, मेरे पास कोई पुष्ट सूचना नहीं है। इस तरह की सूचनाएं इन तीनों प्रमुख लोगों के एक एक रिश्तेदार के बारे में है। तो
ये सब चीज़ें कुल मिला जुला के जो शंका है उसको ज़्यादा मजबूत कर रही हैं, और वो शंका ये है कि मामले की लीपापोती हो रही है। लेकिन एक नैरेटिव 2024 में गढ़ा गया कि हम राम को लाए हैं, और राम की इतनी बड़ी तस्वीर बना दी गई कि उसी के नीचे पूरा चुनाव हो गया। आपको क्या लगता है कि निचले स्तर पर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि इससे बीजेपी को कितना डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव के बारे में मेरी एक दूसरी धारणा बन चुकी है। वो ये है कि अगर अमित शाह जी चाहेंगे तो अब चुनाव जीतना किसी के लिए कहीं भी संभव नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम कि चुनाव में क्या होगा, तो क्योंकि इतनी व्यवस्था उनके पास अब है। अभी वो बंगाल जीत के आए हैं, हरियाणा जीता उन्होंने, महाराष्ट्र जीता उन्होंने, तो 2024 के नतीजों से जो नज़र आ रहा था सब उलट पलट गया है। तो इसलिए अब चुनाव पर मैं, और इसलिए भी कि कोई सुनवाई कहीं होती नहीं है। मैं चुनाव नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपको क्या लगता है कि लोगों के दिमाग में जो छवि थी कि ये राम के हैं, मोदी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं है, बीजेपी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं है, वो मेरे से ज़्यादा सैंपल आपके पास है, और मैंने आपसे पूछा, आप 10 दिन से यहाँ हैं, तो मैं उस बात पे ही चलना चाहूँगा जो आपने मुझे बताया कि लोगों में इस बात से बहुत निराशा है। लेकिन उनके सामने एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। उनको लगता है कि शायद योगी जी जांच करना चाहते हैं और मोदी जी और आरएसएस के चीफ जो है वो इस जांच को लीपापोती करना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन भी लोगों के दिमाग में है। अब मैं देखूंगा कि ऐसा सचमुच में फील्ड में क्या है। एक और सवाल का जवाब दीजिए आप कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और शिलान्यास हुआ तो मुख्य यजमान थे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। अब जब चोरी हो गई है तो ये दोनों एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे? ये हर उस मामले में कोई शब्द बोलने से गायब हो जाते हैं जिसमें इनको बोलना आवश्यक होता है। देश के अनेक मामलों में, हम मणिपुर के मामले में देख रहे हैं, सालों साल हो गए। कश्मीर में जब कुछ कांड हो जाता है तो जब तक कुछ वो इधर उधर न कर लें चुप रहते हैं। संसद में भी बहुत सारे ऐसे बयान दूसरे मंत्रियों के आते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता। हम जानते हैं कि हाथ में सब कुछ पीएमओ के है, लेकिन जब कोई गर्दन फंसती है तो कभी राजनाथ सिंह को आगे किया जाता है, कभी धर्मेंद्र प्रधान को किया जाता है, कभी किसी और को किया जाता है, या वैष्णव जी आ जाते हैं अपने लेवल पे। तो मोदी जी कभी असफलता के साथी नहीं है, वो सिर्फ सफलता के साथी हैं। और देवरस जी भी वही, वो देवरस जी नहीं, वो आरएसएस प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी भी वही। ये जो मीडिया में भी चल रहा है, आपने जैसे भी जिक्र किया कि अगर टिन्नू यादव ना होते, कुछ और होते, तो शायद इतना उसको कवरेज नहीं मिल रही होती। 8 लोगों के पीछे पड़ा है मीडिया। किसी के घर में बक्सा मिल रहा है, हाँ, किसी के घर में एक के यहाँ मिला है। अभी जो लिस्ट आई अखबारों में, एक ही के यहाँ कुछ बरामदगी है। टिन्नू यादव के यहाँ शायद 1 लाख रुपया मिला। 1 लाख रुपया किसी के यहाँ हो सकता है, वो कोई हम चोरी से उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा तूल कलाम टिन्नू यादव पे खड़ा हुआ था, तो उसके घर में कोई बरामदगी नहीं है। जायदाद के बारे में जो चीज़ें थी जांच करने पर वो कोई प्रमाणित नहीं हुई। तो ये कहा गया कि इसका मतलब मीडिया को भी, या तो मीडिया ने स्वयं अपनी सेवा दी, यानी मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की, और या मीडिया को गुमराह किया गया, वो गुमराह हुआ। दोनों मामलों में वो दोषी है जी। अब आखिरी सवाल, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रस्ट मोदी मतलब सरकार को कहा और सरकार ने ट्रस्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि हमारे देश में जो 4 पाए हैं लोकतंत्र के, उसमें जो न्यायपालिका है वो भी अब लोगों में भरोसा दिलाने में असफल हो रही है। लगातार एक के बाद एक फैसला। मीनाक्षी नटराजन का केस देख लीजिए, इतना ऐसा है। ये जो जेएनयू वाला और लड़का उमर खालिद का केस देख लीजिए, चार्जशीट पढ़िए, डिटेल पढ़िए, किस बात पे 6 साल से आप उसे जेल में रखे हुए। तो ये हम लोग बहुत अजीब स्थिति में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया भी कि इस तरह से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, लेकिन हर राज्य में बीजेपी के लोग बुलडोजर चला रहे हैं, किसी का भी घर गिरा दे रहे हैं। ज़्यादातर वो गरीब और साधारण लोग हैं। और ये तो देश में आर्थिक नीतियाँ ऐसी लाई गई हैं कि अब ज़्यादातर लोग जो मध्य वर्ग में थे वो भी साधारण में बदलते जा रहे हैं। क्या आप तो